भाई मैं आपको असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर इन मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के बारे में कंप्लीट डिटेल बताने वाला हूँ। और ये जो पोस्ट है ना बहुत इंटरेस्टिंग है। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स होते हैं ना, उसके बाद जो सबसे ज़्यादा जो कट ऑफ जाता है जनरली वो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे एएसओ का होता है। क्यों होता है इसका कुछ रीज़न है, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे में कुछ एक्स्ट्रा पर्क्स और बेनिफिट्स मिलते हैं जो कि मैं आगे आपको वीडियो में बताने वाला हूँ। क्या क्या चीज़ें बताऊंगा मैं इस वीडियो में, कंप्लीट सब कुछ मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के बारे में आपको बताऊंगा। इसका वर्क नेचर कैसा होता है, कहाँ पे इसकी पोस्टिंग होती है, इसका प्रमोशन कैसा होता है, इसमें बेनिफिट्स क्या क्या मिलते हैं, ट्रेन टिकट कौन कौन से फैमिली मेंबर्स को मिलता है एक्स्ट्रा फ्री में, बहुत सारी चीज़ें, प्रमोशंस, कट ऑफ, सब कुछ बताने वाला हूँ। ठीक है, तो अगर आपका सपना मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे में काम करने का है ना, मंत्रालय में काम करने का मन है ना, रेलवे मिनिस्ट्री में, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत मोटिवेशन देने वाला है, तो इसलिए लास्ट तक देखना, फुल बूस्टअप हो जाओगे। चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले वही चलते हैं कि असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर है क्या भाई, कौन से लेवल का पोस्टिंग है, कितनी कहाँ पे हमकी पोस्टिंग होगी, कहाँ पे हम काम करेंगे। तो असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर देखो बैकबोन बोला जाता है किसी भी मिनिस्ट्री का, क्योंकि मेन काम यही यही लोग करते हैं, यही लोग जो स्टार्ट होता है ना काम का, यही लोग करना स्टार्ट करते हैं। और ये ग्रुप बी नॉन गैजेटेड पोस्ट होता है। ठीक है, ग्रुप ए पोस्ट तो आपको आईपीएस आईआरएस ये सब हो गए, उसके नीचे जो होता है मिनी आईएएस जो बोला जाता है, यही ग्रुप बी असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर को ही बोला जाता है। लेवल 7 की पोस्टिंग होती है, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे में पोस्टिंग होती है। कहाँ पे पोस्टिंग होगी, कहाँ पे काम करोगे, ये रेल भवन आप देख रहे हो ना यहाँ बिल्डिंग, ठीक है, ये बिल्डिंग जो है जस्ट जो नया पार्लियामेंट बिल्डिंग बना ना उसके बगल में है। ये रोड के उस साइड पार्लियामेंट नया वाला और रोड के इस साइड क्या है, रेल भवन है, यहीं पे आप कर। तो एक बिल्डिंग पूरा सिर्फ डेडिकेटेड रेलवे मिनिस्ट्री के लिए। ठीक है, और ये हेड क्वार्टर है। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं, टिकट काउंटर वगैरह ऐसा कुछ है नहीं, यहाँ से सब कुछ कंट्रोल होता है। इंडिया का जो पूरा रेलवे मिनिस्ट्री है, रेलवे है, यहीं से कंट्रोल होता है, यहीं पे पॉलिसीज बनती है, यहीं पे रेल मिनिस्टर बैठते हैं, रेलवे का जो सेक्रेटरी है, जितने भी हायर ऑफिसर सब यहीं पे बैठते हैं और आप भी वहीं बैठते हैं। और बहुत सारे सेक्शंस होते हैं, यहीं पे आप काम करते हो। ठीक है, और जो काम होता है 9 to 5:30 का होता है, कोई पब्लिक डीलिंग इसमें नहीं होती है। ठीक है, और दिल्ली पोस्टिंग परमानेंट है, परमानेंट आपको इसी बिल्डिंग में आपको काम करना है। तो आपको लिए बहुत अच्छा है कि अगर आपको दिल्ली में चाहिए, एक जगह पे चाहिए, तो सबसे बेस्ट मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे है। ओके, अब हम चलते हैं आगे कि जॉब प्रोफाइल में क्या है, तो काम क्या करना होता है। देखो यहाँ पे देख रहे होगे, ये इसी तरह का आपका सेक्शन होगा, एक रूम होगा बहुत बड़ा सा, उसमें सेक्शन, एक सेक्शन के लिए एक बड़ा सा रूम होता है, उसमें 5-6 एएसओस काम करते हैं, कुछ आपका डीईओ काम करता है, डाटा एंट्री ऑपरेटर्स काम करते हैं, कुछ और एमटीएस काम करते हैं, और एक सेक्शन ऑफिसर होता है। इस तरह से एक रूम में एक चीजें हैंडल करता है। कि मान लो नॉर्थ ईस्ट सेक्शन है, तो नॉर्थ ईस्ट सेक्शन डिवीजन जो है उसको एक पूरा सेक्शन मिलकर के संभाल रहा है कि वहाँ पे कंस्ट्रक्शन वर्क हो रहा है, जो भी चीज़ें हो रही है। कोई कुछ और, कोई आईआरसीटीसी को देख रहा होगा, कोई कुछ और को देख रहा होगा। इस तरह से अलग अलग सेक्शन होंगे, और इसी तरह से आपको कंप्यूटर मिलेगा, कंप्यूटर पे डेस्क जॉब भी होता है। मेनली काम क्या होता है, नोटिंग ड्राफ्टिंग का। आपको कोई भी क्वेरी आती है उसको नोट एंड ड्राफ्ट करके आपको हायर ऑफिसर के साथ अप्रूव करवाना होता है और वापस उसका रिप्लाई करना होता है। यही मेन काम होता है। ठीक है, नोटिंग ड्राफ्टिंग, फाइल वर्क, प्रिपरेशन ऑफ रिपोर्ट्स, सीनियर ऑफिसर्स, यही सब डेस्क जॉब है आपका। पॉलिसी जहाँ पे बनाना होता है कि नया कुछ रूल बन रहा है रेलवे में, टिकट का प्राइस कुछ चेंज हो रहा है, तो वहाँ पे अभी आपका काम होता है प्लानिंग, एडमिनिस्ट्रेशन, बजट, कंस्ट्रक्शन, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब जगह पे आपकी पोस्टिंग होती है, यही सब काम होता है। अब डिपेंड करता है कि आप कहाँ पे पोस्टेड होते हो, आपको सब एक जैसा काम नहीं मिलेगा। हो सकता है कि आप अगर चले गए उस सेक्शन में, जैसे कि आप मान लो बजट वाले सेक्शन में चले गए, तो आप बजट से रिलेटेड ही काम करोगे 3-4 साल। बजट रिलेटेड, कितना बजट है नॉर्थ ईस्ट सेक्शन में, कितना बजट है वहाँ वाले जोन में, कितना बजट है, ऐसे ही। ठीक है, अगर आरटीआई सेल में चले गए, तुम आरटीआई सेक्शन में चले गए, तो आरटीआई जितने आते रहेंगे रेलवे से रिलेटेड, वो आरटीआई को आप डील करोगे। इसी तरह से पार्लियामेंट एक सेक्शन होता है, तो वहाँ पे पार्लियामेंट के जितने क्वेश्चंस आते हैं आपको सारे सब लोग को सर्कुलेट करना होता है, उसका रिप्लाई बनवाना होता है। तो इस तरह से अलग अलग काम होते हैं असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के। और क्या होता है, कम्युनिकेशन बिटवीन रेलवे बोर्ड्स एंड जोनल बोर्ड्स, देखो यहीं से होता है, मेन यहीं पे है डिपार्टमेंट, रेलवे मिनिस्ट्री है, तो देखो कम्युनिकेशन तो होना है ना, सब लोगों को ऑर्डर तो यहीं से जाएगा ना, कैसे काम करना है, क्या करना है, कौन सा चीज़ें बनवानी है, कौन सा नया रेल चलवाना है, सब कुछ यहीं से होता है। तो कम्युनिकेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और वो सब एएसओस का काम ही होता है। सेक्शन ऑफिसर सब यही सब करते हैं, यूएस उसके ऊपर वाले लोग करते हैं। ठीक है, अब देखो जब आप मिनिस्ट्री में आते हो, ज्वाइन करते हो रेलवे मिनिस्ट्री में, तो सबसे पहले आपकी ट्रेनिंग होती है। ज्वाइन तो कर लोगे, लेकिन आपको ट्रेनिंग 2.5 महीने की ट्रेनिंग होगी, 4 से 8 वीक लिखा होगा, लेकिन 2.5 महीने की आपकी ट्रेनिंग होती है दिल्ली में ही। आईएसटीएम, इंस्टीट्यूट ऑफ सेक्रेटेरिएट ट्रेनिंग एंड मैनेजमेंट, जो कि दिल्ली में है, यहीं पे होगी। इसका हॉस्टल होता है, यहीं पे आप रह करके
कर सकते हो। और यहाँ पे आपको पूरा अच्छे से ट्रेन किया जाएगा, अलग अलग फैकल्टीज आएंगे जो अलग अलग चीज़ें आपको सिखाएंगे। कुछ लोग आपको नोटिंग एंड ड्राफ्टिंग सिखाएंगे, कुछ लोग आपको कंडक्ट रूल्स के बारे में बताएंगे, क्योंकि CSS कंडक्ट रूल के अंडर आता है, तो कंडक्ट रूल आपको बताया जाएगा। रेलवे के पॉलिसीज के बारे में बताया जाएगा, आपको RTI वगैरह बताया जाएगा, आपको पार्लियामेंट क्वेश्चंस कैसे बनाने हैं वो सब बताया जाएगा। तो सब कुछ यहाँ पे आपको बताया जाएगा, डीप में नहीं बताया जाएगा, लेकिन आपको नॉलेज हो जाएगा कि हाँ भाई कैसे हम कुछ भी बनाते हैं, ड्राफ्ट करते हैं, ठीक है। और कंप्यूटर और इस ऑफिस ये सब का आपको नॉलेज सिखाया जाएगा। और साथ में सिर्फ ट्रेनिंग में यही सब चीज़ें नहीं होती है, आपको स्पोर्ट्स एक्टिविटी होती है। एक भारत दर्शन एक बहुत अच्छा इसका है कि आपको भारत कोई दूसरे स्टेट में 2-3 स्टेट में ले जाया जाता है, वहाँ पे आपको ट्रेनिंग करवाया जाता है। विलेज अटैचमेंट होता है, कहीं इंडिया के किसी विलेज में ले जा करके, वहाँ पे कोई पंचायत में ले जा करके वहाँ पे आपको कुछ कुछ सिखाया जाता है, कैसे वर्क कर रहा है सब, सारा पंचायत कैसे काम करता है। आपको पार्लियामेंट विजिट करवाया जाता है। हो सकता है आप रेलवे में हो तो रेलवे का कैसे डब्बा बन रहा है, कैसे बन रहा है, इंजन कहाँ बनता है, ये सब चीज़ें आपको दिखाई जाती। तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे आपको सिखाया जाता है ट्रेनिंग के दौरान, जो कि बेस्ट पीरियड होता है हमारा जनरली एएसओ में। अब नेक्स्ट चलते हैं आगे, पर्क्स एंड बेनिफिट्स। बहुत सारे बेनिफिट्स है, इसकी वजह से रेलवे लोग चूज करते हैं। सबसे पहला पर्क तो यही है कि जब रेलवे मिनिस्ट्री में आप जाते हो ना, तो वहाँ पे आपको एक्स्ट्रा बोनस, जैसे नॉर्मल CSS वगैरह में नॉर्मल बोनस दिवाली पे 5-6 हज़ार रुपये मिलता है, लेकिन यहाँ पे जो होता है बोनस आपको लगभग आपको 17,500-18 हज़ार उस टाइम पे था, अब तो और ज़्यादा हो गया होगा बोनस, ठीक है। तो अब बोनस इतना मिलता है, प्लस सेकंड AC पास फॉर ऑल ट्रेन ट्वाइस ईयर विद फैमिली। 2 बार आपको सेकंड AC का ट्रेन, बाकी जगह पे 1 बार मिलता है आपको फैमिली के साथ आने जाने का, यहाँ पे 2 बार मिलता है। PTOs होता है, PTOs का मतलब होता है कि साल में आपको ना 5 या 6 बार, ठीक है, अपने फैमिली, आपका और आपके डिपेंडेंट फैमिली 5 मेंबर्स के लिए, 5 जो आपके मेंबर्स आपके डिपेंडेंट हो उनके लिए ना 1/3 प्राइस पे आपको टिकट बुकिंग हो जाती है। कोई भी आपको क्लास में लेना है 1/3 जो भी प्राइस है, आप रेलवे के एम्प्लॉयज हो इसलिए आपको उसका कंसेशन मिलता है कि 5 बार टिकट जो आना जाना कहीं भी करोगे उसका 1/3 प्राइस, मान लो 3,000 रुपये दाम है टिकट का, आपको सिर्फ 1,000 रुपये पे करना पड़ेगा हर एक मेंबर्स के लिए, आपके और आपके डिपेंडेंट फैमिली मेंबर के लिए। रेलवे का गेस्ट हाउस देखो पूरा ऑल ओवर इंडिया होता है, कहीं पे भी आपको एक्सेस मिल जाएगी, आपको रेलवे का आपका रहेगा तो। फ्री मेडिकल CGHS और रेलवे का हॉस्पिटल्स होते हैं उसमें भी। हम लोगों को सिर्फ CSS वाले को सिर्फ CGHS का फैसिलिटी होता है, लेकिन उन लोगों को रेलवे हॉस्पिटल्स में भी फैसिलिटीज होती है। LTC लीव ट्रैवल कॉन्सेशन तो मिलता ही है, जिसमें कि आप इंडिया जा सकते हो, अब्रॉड जा सकते हो, अगर अंडमान वगैरह जाना है तो वहाँ पे आप फ्लाइट से भी जा सकते हो, नॉर्थ ईस्ट जाना है तो फ्लाइट से जा सकते हो जम्मू कश्मीर। पेंशन वाला फैसिलिटी, पेड लीव्स तो सबको लीव्स तो सेम ही मिलती है, EL CL और RH वगैरह, ठीक है। और दिवाली बोनस एक्स्ट्रा यहाँ पे ज़्यादा एक्स्ट्रा मिलता है, ठीक है। परमानेंट पोस्टिंग एक जगह है। अब चलते हैं सैलरी की बात करते हैं कि भाई इनहैंड सैलरी अभी के टाइम पे कितना मिलेगा। मैं करंट बता रहा हूँ कि कितनी आपको सैलरी मिलेगी। देखो बेसिक पे इसका 44,900 होता है, ठीक है, 4600 ग्रेड पे का। DA अभी 55 नहीं 58% हो गया, ठीक है। यहाँ पे मैं करेक्ट करना भूल गया, 58% के हिसाब से 26,042 आपका आएगा DA बेसिक का 58%। HRA 30%, दिल्ली में आप पोस्टिंग होती है तो 30% मिलता है, नहीं तो वाई सिटी में रहोगे तो 20% और जेड सिटी में 10% बेसिक का मिलता है। तो यहाँ पे आपको 13,470 मिलेगा। और ट्रांसपोर्ट अलाउंस 5,580 रुपये मिलेगा। टोटल ग्रॉस सैलरी जो बनेगी 89,920 समथिंग है, ठीक है, यहाँ पे मिट गया है, लेकिन 89,000 आपको ग्रॉस बनेगी। लेकिन कुछ कुछ डिडक्शन भी होता है, जो कि डिडक्शन ऐसा नहीं कि आपका कट के कहीं और चला गया, ये आपके अकाउंट में ही जाता है, ठीक है, ये पेंशन वाले अकाउंट में जाते हैं, तो ये आपकी ही पैसा है। इतना रुपया आप इसका ये कटता है, आपकी सैलरी से कटता है, वो आपके पेंशन में जाता है, NPS अकाउंट होता है न्यू पेंशन स्कीम में, उसमें, और इससे थोड़ा सा ज़्यादा पैसा गवर्नमेंट आपको देती है। दोनों कंट्रीब्यूट करके आपके पेंशन में लगभग 15 से 16 हज़ार रुपये पर महीने जाती है, और 650 ये CGHS का कटता है, ठीक है। तो टोटल आपको इन हैंड मिलेगी अभी जब ज्वाइन करोगे अभी, तो आपको 82,176 रुपये नए एसओस को मिलती है। 82,176, ये तो 7th पे कमीशन के हिसाब से है। 8th पे कमीशन आ गया तो इसका 20% बढ़ा लो, यानी कि लगभग 95,000 1 लाख के आसपास आपको इन हैंड सैलरी 8th पे कमीशन से मिलना शुरू हो जाएगा। और 8th पे कमीशन तो 1/1/2026 से ही लागू हो जाएगा। तो जब भी मतलब लागू हो गया है, जब भी ये मतलब लागू होगा तो आपको पीछे से एरियर भी मिलेगा, तो आपके लिए बहुत अच्छा बेनिफिट है, ठीक है, इसलिए मेहनत करो। अब हम चलते हैं आगे। प्रमोशन के बारे में जानना बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, कि प्रमोशन कैसे होता है। इसका प्रमोशन का कंपैरिजन भी हम करते हैं CSS के कंपैरिजन में। तो इसका प्रमोशन और CSS का प्रमोशन ऑलमोस्ट सेम है और एक ही जैसा है। ASO बनते हो, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर,
आपको 5 साल के टाइम के बाद आपको एक एग्जाम देने के लिए मिलता है, जिसको ठीक है LDC एग्जाम होता है, लिमिटेड डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन होता है, जिसमें कि अगर आप पास कर लेते हो तो सिर्फ 5 सालों के अंदर आप ASO टू ASO सेक्शन ऑफिसर बन जाओगे। नहीं तो आपको कितना टाइम लग जाएगा, कहाँ गया, नहीं तो आपको कितना टाइम लगेगा, आपको 7 से 8 साल लग जाएगा। नॉर्मल प्रमोशन में आपको ASO टू ASO बनने में 7 से 8 साल लग जाएगा, और ये CSS में भी होता है। उसके बाद अंडर सेक्रेटरी जब यहाँ से यहाँ तक जाओगे तो आपको लगभग यहाँ पे भी आपको 6 साल का टाइम लग जाता है, 6 से 8 साल का टाइम यहाँ पे भी लग जाता है, ठीक है, डिपेंड करता है कितनी वैकेंसी है क्या है वो। उसके बाद अंडर सेक्रेटरी के बाद सिर्फ 6 साल के बाद आप डिप्टी सेक्रेटरी बन जाते हो। डिप्टी सेक्रेटरी के बाद आप बहुत कम एज में लग गए तो आप डायरेक्टर तक के पोस्ट पे जा सकते हो। तो ये प्रमोशन का लेवल है। ये आपका होता है 4600, ये आपका होता है 4800, ठीक है, और ये 4 साल के बाद अपने आप 5400 हो जाता है, ठीक है। 4 साल के बाद आप गैजेटेड, ये गैजेटेड ग्रुप बी से गैजेटेड ऑफिसर होता है, ठीक है। उसके बाद 5400 हो जाता है। उसके बाद अंडर सेक्रेटरी 6600 होता है, और ये 7600, और उसके बाद डायरेक्टर, ठीक है। तो सिलेक्शन प्रोसेस में क्या है, आपको प्री एग्जाम निकालना होता है, मेंस एग्जाम निकालना होता है, मार्क्स अच्छे लेकर के आने होते हैं। उसके बाद ये CPT पोस्ट नहीं है, नॉन CPT पोस्ट है, तो इसमें आपको कंप्यूटर में भी बहुत ज़्यादा क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए होता है, ठीक। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, मेडिकल टेस्ट नॉर्मल होती है, कोई फिजिकल स्टैंडर्ड वगैरह नहीं चाहिए, और उसके बाद डायरेक्ट ज्वाइनिंग होती है, ठीक है। तो इजी प्रोसेस होता है, बस आपको प्री और मेंस एग्जाम निकाल लिया और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया तो समझो फिर कोई दिक्कत होने वाली आपको नहीं है, ठीक है। अब ये सब PET PST ये सब चीज़ें रिक्वायर्ड नहीं है, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट नहीं होता है, आपको चश्मा वगैरह ये सब नहीं देखा जाता, आपका हाइट कितना भी हो चल जाएगा, ठीक है। चश्मा कितना भी मोटा पहने हो जब भी चल जाएगा, नो प्रॉब्लम। मेडिकल भी नॉर्मल होता है, पास कर जाते हैं। अब हम कट ऑफ की बात कर लेते हैं कि पिछले साल और इस साल जो कितना कट ऑफ गया था। 2023 में जो कट ऑफ गया था ना, UR की 327 गई थी, OBC की 326, मतलब लास्ट पर्सन जो जिसको मिला था 390 में 327 नंबर लाया था, तो उस समय तो कट ऑफ थोड़ा कम गया था, ठीक है। EWS 325, SC का 309 और ST का 299। इस बार देखो भाई कट ऑफ, इस बार थोड़ा ग्रेस मार्क्स ये सब मिला था, तो 362 UR का 390 में, EWS 359, OBC का 359, SC का 346 और ST का 312, तो भयानक कट ऑफ गया था, ठीक है। लेकिन इस बार 2025 में अभी नहीं आया, कट ऑफ कम जाने का है, मुझे लगता है 335 प्लस जिसका आएगा उसको मिल जाना चाहिए, ठीक है। इसी हिसाब से 335 के आसपास रहेगा। अब आगे चलते हैं, आगे भी कुछ है क्या। माय टिप्स व्हेन यू ज्वाइन द रेलवे बोर्ड यू डोंट जस्ट वर्क, यू हेल्प रन द नेशन। ये सही बात है कि जब तुम रेलवे बोर्ड ज्वाइन करते हो ना, सिर्फ काम करने के लिए नहीं करते, ठीक है, तुम पूरा नेशन को समझो कि चला रहे हो। कोई भी मिनिस्ट्री ऐसे ज्वाइन करता है तो देखो बैकबोन कहा जाता है, जब तक ASO नहीं रहेगा ना तो पूरा मंत्रालय चलेगा ही नहीं। ASO का मेन रोल होता है, क्योंकि वही काम करते हैं बैठ करके कंप्यूटर पे नोटिंग ड्राफ्टिंग, ठीक है। तो आप पूरा नेशन बिल्डिंग में अपना सपोर्ट करते हो, ठीक है। और मेरा टिप यही रहेगा कि जितने भी गर्ल्स हैं उनके लिए तो बहुत अच्छा है, ऐसे तो गर्ल्स सारे पोस्ट पे काम कर सकते हैं, लेकिन उनके वर्क नेचर के हिसाब से बहुत अच्छा है, वर्क लाइफ बैलेंस के हिसाब से बहुत अच्छा है। एक जगह पे पोस्टिंग होगी, एक बिल्डिंग में होगी, यहीं पे आप काम करोगे, आपको ट्रांसफ़र का कोई सीन नहीं है। और वैसे लोगों के लिए भी जो दिल्ली में है, दिल्ली में रहना चाहते हैं, नॉर्थ में रहना चाहते हैं, वर्क लाइफ बैलेंस, जिनको डेस्क जॉब पसंद है, सैटरडे संडे को ऑफ रहता है, तो उनके लिए बेस्ट पोस्ट है। और बहुत सारे लोग आउट भी करते हैं, ठीक है, और रेलवे का बेनिफिट तो आपको मिल ही जाएगा। तो ये था रेलवे के बारे में कंप्लीट डिटेल। नेक्स्ट किस जॉब के बारे में आपको वर्क प्रोफाइल चाहिए कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो इसको जरूर लाइक और सब्सक्राइब करना, क्योंकि आपका एक लाइक और सब्सक्राइब मुझे बहुत मोटिवेट करता है आगे और भी वीडियो बनाने के लिए। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जल्दी मिलते हैं नए वीडियो के साथ और नए मोटिवेशन के साथ, तब तक जय हिंद।